विकीर सोचता है एक लुकआउट मॉन्स्टर हेलहाउंड जिसने नर की आँख को निगल लिया है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं 18 साल का था तो बड़ी मुश्किल से इनमें सिर्फ एक को हरा पाया था। अभी तो मैं सिर्फ 8 साल का हूँ। मेरे लिए इनको हरा पाना बिल्कुल असंभव है, लेकिन मुझे एक ऐसा तरीका पता है जिससे एक बच्चा भी इसे बहुत आसानी से हरा सकता है। हेलहाउंड विकीर पे हमला करता है, लेकिन विकीर उससे बड़े आसानी से बच जाता है और कहता है इनकी पहली कमजोरी ये है कि ये सिर्फ सीधा हमला करते हैं। अचानक से इनके लिए दिशा बदलना बहुत मुश्किल होता है। विकीर एक पानी की बोतल निकालता है और पानी गिराते हुए बोलता है इनकी दूसरी कमजोरी। ये थोड़ी सी हैरानी की बात है, लेकिन जितने भी लुकआउट मॉन्स्टर होते हैं वो पानी को पार नहीं कर सकते, भले ही वो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी क्यों ना हो। इस पानी की वजह से ये काफी ज्यादा धीमा हो चुका है और इस तरह आगे बढ़ते हुए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहा है जो हर एक डॉग टाइप मॉन्स्टर में पाई जाती है। वो दौड़ते समय अपने मुंह को खुला रखते हैं। विकीर अपने जेब में हाथ डालता है और चोको बीन को निकाल के उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। उसको खाते इस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। वो गिर पड़ता है, तड़पने लगता है और उसके मुंह से झाग गिरने लगती है। विकीर कहता है चोको बीन इन जैसे मॉन्स्टर के लिए जहर का काम करती हैं और अगर वो एक ब्लडी बीन हो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है, हम सबको पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। मुझे लगता है एक नर का कुत्ता भी चॉकलेट से नहीं जीत सकता। विकीर अपनी तलवार निकालता और बोलता है मैं पहले इसके पेट या दिल पे हमला करने वाला था, लेकिन वहाँ पे मौजूद उन मजबूत हड्डियों कारण मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसी जगह पे हमला करूंगा जहाँ पे वो हड्डियाँ मौजूद नहीं है, जैसे कि इसकी किडनी, और वो उसकी किडनी में अपनी तलवार घुसा देता है। हेलहाउंड एक जोरदार चीख के साथ मर जाता है। हेलहाउंड के मरते उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है जो विकीर के शरीर में चली जाती है। विकीर बताता है जब भी हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं उनके शरीर से एक एनर्जी निकलती है जिसे कारमा कहा जाता है, जो तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाती है। अब मुझे मेरी तलवार पहले से ज्यादा हल्की महसूस हो रही है और मुझे ये सोच के अभी से मजा आ रहा है कि हुगो कैसा चेहरा बनाएगा जब उसे पता चलेगा कि 8 साल के बच्चे ने बी रैंक के ऊपर के मॉन्स्टर का शिकार किया है। और इसके साथ मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट बड़े आराम से पहला स्थान पा जाऊंगा और मुझे रिवार्ड के तौर पे क्या मांगना है मैंने पहले से ही सोच लिया है। एक ऐसी चीज जो पिछले जन्म में अपने मांगने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, और उस चीज का महत्व इस एरा में मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पता है। तभी उसको अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे और ज्यादा हेलहाउंड आ चुके थे। विकीर कहता है मुझे लगता है ये सब इसकी चीख सुनकर आए हैं, क्या तुम इसका बदला लेने आए हो? उसके बाद वो मरे हुए हेलहाउंड का गला काट के बोलता है वैसे भी मैंने सिर्फ एक को मारने के बारे में नहीं सोचा था, चलो आ जाओ, मेरे पास अभी बहुत सी बीन्स बची हुई हैं। लेकिन उन हेलहाउंड को एक बहुत भयानक ऑरा महसूस होता है जिसके कारण वो डर के मारे कांपने लगते हैं। विकी थोड़ा सा चौंक जाता है, सोचता है ये क्या ये सिर्फ एक 8 साल के बच्चे से डर के कांप रहे हैं? हेलहाउंड अपने शिकार को छोड़ने से अच्छा मरना पसंद करते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब वो पीछे मुड़ के देख उसके पीछे 3 सर वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर सेबस खड़ा था। तो देख के विकीर चौंक जाता है, कहता है सेबस, ये तो ए रैंक के ऊपर के मॉन्स्टर हैं, ये 7th रिज में रहते हैं, ये यहाँ नीचे 1st रिज में क्या कर रहा है? तभी विकीर की नजर सेबस के शरीर पे पड़ती है। कहते है ये क्या, इसके शरीर से तो खून आ रहा है और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके शरीर पे काफी ज्यादा तीरों के निशान है और उसके अलावा भी काफी चोटें आई हैं। क्या कोई इसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था? इस पूरे पहाड़ पे सिर्फ बारबेरियन ट्राइब वाले ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक मौका है। एक ए रैंक का मॉन्स्टर जो पूरी तरीके से घायल है, शायद मैं इसे मार सकता हूँ। विकीर बस्कर वैली कैस्टन में रहते हुए अपनी ताकत को छुपा रहा था। वो पहले से ही ऐसे लेवल पे पहुंच चुका था जहाँ पे दूसरे लोग सिर्फ जवान होने के बाद ही पहुंच पाते हैं। विकीर सीधा सेबस के ऊपर चार्ज कर देता है और लगातार अपनी तलवार से उसके मुंह पे हमला कर रहा था और सोचता है मैं इसे हरा सकता हूँ। चोटिल होने के कारण ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो ये सोच ही रहा था, लेकिन सेबस अचानक से उसके ऊपर अपने पंजे से एक जोरदार हमला करता है जिसके कारण उसकी तलवार टूट जाती है और वो दूर जाके पेड़ से टकराता है और उससे उसे काफी चोट आती है और विकीर कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। जब विकीर की आंख खुलती है सोचता है ये क्या मैं बेहोश हो गया था? सेबस ने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला किया था और मुझे अपने बाएं हाथ में अभी तक काफी दर्द महसूस हो रहा है। जब वो अपने हाथ को देखता है तो सेबस के पंजों के कारण बुरी तरीके से फट चुका था। इसके बाद सेबस पे दोबारा हमला करता है, लेकिन विकीर किसी तरह बच जाता है और वहां से भागते हुए सोचता है ये क्या, रिवर ऑफ सेट्रिक कारण मैं किसी तरह बच गया, लेकिन मैं इसके दोबारा हमले को नहीं झेल पाऊंगा। मुझे यहाँ से दुम दबा के भागना होगा। अगर ये साला चोटिल ना होगा तो अभी तक तो मेरा कीमा बना दिया होता। मुझे उन बारबेरियन ट्राइब वालों को ठेस कहना चाहिए जिसने इसको चोटिल किया। विकीर भाग ही रहा होता है, तभी उसे अपने सामने लोहे की दीवार दिखती है और सोचता है अगर मैं इस लोहे की दीवार को पार कर लिया तो मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आ जाऊंगा और इसके बाद जितने जल्दी हो सके मुझे उस जगह तक पहुंचना होगा जो मैंने प्रिपेयर की थी। अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो शायद मैं जीत सकता हूँ, लेकिन अगर उसके पहले इस मॉन्स्टर ने मुझे पकड़ लिया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। विकीर उस दीवार को पार करके सीधा भागता है, सोचता है कहाँ गई, आखिर वो जगह चली कहाँ गई? मिल गई, वो रही वो जगह, थोड़ा से दूर है
मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा, बस थोड़ा से और स्लेबस लगभग विक्री तक पहुँच ही चुका था। तभी विक्री का पैर फिसल जाता है और स्लेबस अपने जबड़े से लगभग विक्री का मुंह दबाने वाला ही होता है, लेकिन उसका पैर विक्री के बनाए हुए उस गड्ढे पड़ जाता है और उसमें गिर जाता है। विकी जमीन पे गिर जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है, बोलता है आखिरकार मैं बच ही गया। और स्लेबस विक्री के बनाए हुए इस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें विक्री ने लकड़ी के बनाए हुए भाले गाड़े थे जो उसके पूरे शरीर में घुस जाते हैं। तभी विक्री खड़ा होते हुए बोलता है कि मैंने इस जाल हेलहाउंड को पकड़ने के लिए बनाया था, लेकिन किसे पता था कि मैं इससे स्लेबस को पकड़ूंगा। स्लेबस भी हेलहाउंड की तरह डॉग टाइप मॉन्स्टर ही है, तो मैंने ब्लडी बीन्स की रस इन भालों पे जो लगाया है वो इसके लिए जहर का काम करने वाले हैं। विकी अपने हाथ में एक लकड़ी के भाले को उठाते हुए बोलता है तुम एक हाई रैंक मॉन्स्टर हो, मुझे नहीं लगता तुम इतने आसानी से मरोगे। वो उस लकड़ी के भाले को फेंक देता है जो जाके उसके पीठ से टकरा के गिर जाता है। इसके बाद विक्री अपने एक एक कदम को धीरे धीरे सेबस की तरफ बढ़ाने लगता है और उसके 7वें कदम रखते ही सेबस मर जाता है। विक्री कहता है ये बिल्कुल 7वें कदम पे ही मारा गया, इसका मतलब वो सारी अफवाहें सच थी। अभी अभी जो मैंने इसके ऊपर लकड़ी का भाला फेंका था वो दूसरों से अलग था। इसके ऊपर मैंने ब्लडी माम्बा के जहरीले दांत लगाए थे और ये कहा जाता है कि अगर ब्लडी माम्बा तुम्हें काट ले तो तुम 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। अच्छी बात यह है कि मैंने बचपन में इसे छुपा के रख लिया था और मैं स्लेबस के अंदर से आती हुई कर्मा एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि इसके तीनों सरब मर चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसे अपने साथ ले कैसे जाऊँ। इसके मरने का रीजन तो बिल्कुल साफ है और अगर गार्डियन नाइट ने इसके अंदर इन स्पीयर को घुसा हुआ देखा तो ये मेरे फिटनेस का काम करेगा, तो ये और भी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं जरूर करना चाहता हूँ। सेरबेरस एक गेट कीपर है जो अपने टेरिटरी की सुरक्षा करते हैं, यानी वो जिस डंजन की सुरक्षा कर रहा था वो यहीं आसपास होना चाहिए। डंजन एक रहस्यमयी जगह जहाँ पे खजाना छुपा होता है, लेकिन कभी कभी ताकतवर मॉन्स्टर इसका इस्तेमाल छिपने के लिए भी करते हैं। विक्री अपने शरीर पे सेबस का खून लगाते हुए बोलता है अगर गेट कीपर मर चुका है तो डंजन खाली होगा और सेबस का खून अपने शरीर पे लगाने से मैं छोटे मॉन्स्टर से लड़ने से बच सकता हूँ। बस विक्री एक जगह पे पहुँचता है और बोलता है ये सूखी हुई मिट्टी, ये सड़ी हुई पत्तियाँ और जड़ें, ये पैरों के निशान और ये बदबू, मुझे लगता है ये सब उसी के छोड़े हुए निशान हैं। इसका मतलब ये वही डंजन है जिसकी सुरक्षा सेबस कर रहा था। और अभी मुझे याद आ रहा है मेरे रिग्रेस होने से पहले इस जगह को 10 साल बाद खोजा गया था और उस समय ये पूरी तरीके से खाली थी। मैं इसकी सड़ी हुई सतह के अंदर से आते हुए माना को महसूस कर सकता हूँ। मुझे एक बात का यकीन है कि ये जगह पूरी तरीके से खाली नहीं है। मैं इसके अंदर रोशनी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी ज़्यादा गहरी है। इसके बाद विक्री खुश होते हुए बोलता है चलो देखते हैं आखिर मुझे इसके अंदर कैसा खजाना मिलने वाला है। विक्री उस डंजन के अंदर जाते हुए सोचता है इस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा रूबी मिनरल्स हैं। मुझे लगता है ये जगह रेड आउल माउंटेन से जुड़ी है। तभी उसे डंजन के अंदर से आती हुई लाइट दिखती है और वो कहता है मुझे लगता है यही इस डंजन के अंदर जाने का रास्ता है। जब विक्री डंजन के अंदर जाता है तो उसके सामने एक रूबी क्रिस्टल था जिसके अंदर से काफ़ी रोशनी निकल रही थी। विक्री कहता है इस डंजन के अंदर तो काफ़ी रोशनी है, शायद ये इस रूबी के अंदर मौजूद माना के कारण हो रहा है। और तभी अचानक से उसकी नज़र वहाँ पे पड़े एक कंकाल पे पड़ती है जिसके सामने कुछ कागज रखे हुए थे। वो उन कागज को उठाते हुए बोलता है इसके ऊपर तो तलवार से हमला किया गया है और इसके खून भी सूख चुके हैं। मुझे लगता है इसे मरे काफ़ी समय हो गया होगा। वो उस कागज को देखता है जिसमें लिखा हुआ था इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नाम क्या है, मैं अपने आप को सिर्फ केन ही बुलाऊंगा और मुझे अपने नाम से इस सफ़ेद कागज को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्री बोलता है ये लिखावट तो बस्कर वैली की है, क्या ये भी एक बस्कर वैली था? और वो आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था इस चैम्बर के बारे में हमारी फैमिली की कहानियों में बताया गया था। मेरा भाई एबल और मैं इस जगह पे गलती से आ गए थे। हमने इस डंजन में रेड किया जिसके अनगिनत ट्रायल्स थे। हमने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारा और इस चैम्बर तक पहुँचे उस आखिरी असाइनमेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन उस आखिरी असाइनमेंट कारण हमें यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा, लगभग 3 साल तक। विक्री कहता है 3 साल? क्या इन्हें यह खजाना इतनी बुरी तरीके से चाहिए था? मुझे लगता है ये फाइनल असाइनमेंट यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती जिसपे वो रूबी क्रिस्टल रखा हुआ था और उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था। विक्री उसे पढ़ता है। उस पे लिखा था कि जब तुम अंदर आते हो तो एक रहते हो, अंदर आते ही तुम 2 हो जाते हो और इस जगह से जाने के बाद फिर 1 हो जाते हो। इसके बाद विक्री उस लेटर को आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था मैंने और मेरे भाई ने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और आखिरी में एक निष्कर्ष पर पहुँचे। जब हम ट्विन ब्रदर अपने माँ के पेट में थे तो 1 थे, हमारा जन्म हुआ तो हम लोग 2 हो गए। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो इस डंजन से बाहर निकलने के लिए हमें 1 होना होगा। इसका मतलब ये है कि हम में से कोई एक ही इस डंजन का खजाना लेकर बाहर जा सकता है। एक भयानक लड़ाई के बाद मैंने अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया और उसके बाद इस चैम्बर में सिर्फ हम 1 बचे।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ नहीं बदला। हम सच में 2 में से 1 हो गए थे, लेकिन फिर भी क्यों मैं इस खजाने को नहीं ले जा सकता? इसके लिए मुझे अपने भाई को मारना पड़ा और इस घटना के बाद मैंने इस जगह को छोड़ दिया। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ जो इतने बहादुर हैं, जिन्हें ये जगह को ढूंढ लिया। इस खौफनाक गुफा से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ हम इंसानों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई है। वीकिर कहता है, तो मतलब आखिरी में इतनी ज़्यादा मुश्किल को पार करके यहाँ आए, लेकिन उन्हें घंटा कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरे पास तो कोई ट्विंस नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह असाइनमेंट फिर भी सेम है, इसके अलावा कि मेरे पास कोई ट्विंस नहीं है। मुझे लगता है केन और एबल ने इस शब्द को समझने में थोड़ी गलती कर दी। जब मैं अंदर आया तो 1 था, अंदर आने के बाद 2 हो गया और यहाँ से जाने के बाद फिर 1 हो गया। इसका आखिर क्या मतलब हो सकता है? सोच विकिर सोच, ऐसा कोई डंजन नहीं है जिसे हराया ना जा सके। तभी विकिर की नज़र अपनी परछाई पे पड़ती है और बोलता है, ओह अब मैं समझा। केन और एबल सच में अनलकी थे, क्योंकि वो लोग 2 लोग थे, इसलिए वो इस असाइनमेंट को नहीं पार कर पाए। इस डंजन में आने के लिए अंधेरे से भरा हुआ रास्ता और इसके अंदर एक चमकता हुआ स्टोन चैम्बर, इस सवाल का जवाब तो इस डंजन में ही छुपा हुआ है। मैं यहाँ पे उस अंधेरे से भरे हुए रास्ते से होकर आया था। मेरे यहाँ पहुँचते ही मेरे ऊपर उस रूबी से निकलती हुई लाइट पड़ी, जिसके कारण एक परछाई बन गई। तो मैं और मेरे परछाई 2 लोग हो गए। और जैसे ही यहाँ अंधेरा होगा तभी इस स्टोन चैम्बर का आखिरी स्टेज खुलेगा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब है शैडो। विकिर उस रूबी क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल का टूटते ही उसके अंदर का सारा माना एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक नया दरवाजा खुलता है। विकिर बोलता है, तो उन दोनों भाइयों के मरने का कारण इस डेविल डंजन की ये तलवार है। विकिर देखता है जहाँ वो तलवार रखी थी उसके नीचे लिखा हुआ था, जिनके अंदर बस्कर वैरी का खून है वही इस बील्ज़ेबब को ले पाएंगे। विकिर कहता है, क्या बील्ज़ेबब? क्या ये उसका ओरिजिनेट फॉर्म है? विकिर कहता है, मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं छोटा था तो मैंने एक बुक में द ग्लूटिनस फ्लाई बील्ज़ेबब के बारे में पढ़ा था। पुराने समय में काफी खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर ने इस कॉन्टिनेंट पे हमला किया था। द डेविल हॉली कॉन्स्टेलेशन, या इन्हें द 7 कैलामिटीज भी कहा जाता है। इन 7 कैलामिटीज को रोकने के लिए 7 फैमिली के हेड सामने आए थे और जो डेविल हॉली कॉन्स्टेलेशन से बस्कर वैरी क्लैन के पहले पैट्रिक लड़े थे वो थी द ग्लूटनी फ्लाई बील्ज़ेबब। बील्ज़ेबब को मारने के बाद उन्होंने उसके शरीर को यहीं बस्कर कैरी लैंड में ही रख दिया ताकि उसकी डेमोनिक एनर्जी के कारण मॉन्स्टर दूर रहें। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जिस पे अब कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन किसे पता था ये कहानियां सच निकलेंगी और इस ब्लेड को डेमोनिक क्लैन वालों ने ले लिया, जिसके कारण युद्ध के मैदान में लाखों इंसान मारे गए थे। लेकिन ये चीज़ दोबारा नहीं होने वाली है, क्योंकि इस ब्लेड को अब मैं लेने वाला हूँ। जैसे ही विकिर इस ब्लेड को निकालने की कोशिश करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी निकलती है जो सीधा विक्री के शरीर में चली जाती है और वो ब्लेड हमेशा के लिए विक्री के हाथ से जुड़ जाता है। विकिर सोचता है, ऐसा ब्लेड जो डेविल हॉली कॉन्स्टेलेशन के शरीर से बना हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये बील्ज़ेबब मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसके कारण मैं कितना ताकतवर बनने वाला हूँ। विकिर बोलता है, शायद इसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अब मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर पड़ता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, क्या ये भूख के कारण है? और उसके बील्ज़ेबब से अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। विकिर बोलता है, क्या ये मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है? वो किसी तरह उस डंजन से बाहर आता है। इस चीज़ के कारण लग रहा है मेरा पेट आज फट जाएगा। और क्या मेरी स्मेल भूख के कारण पहले से ज़्यादा तेज हो गई है? मुझे कहीं से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी बील्ज़ेबब अचानक से दूसरी तरफ इशारा करने लगता है। विकिर कहता है, क्या तुम कह रहे हो वहाँ पे खाने के लिए कुछ है? और वो उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसने हेलहाउंड को मारा था। और विकिर कहता है, ये तो उसी हेलहाउंड की लाश है जिसको मैंने मारा था। बील्ज़ेबब उस हेलहाउंड की लाश से खून चूसना शुरू कर देती है। ये इस हेलहाउंड के शरीर का सारा खून चूस ले रहा है। आखिर ये कितने सालों से भूखा था? जैसे ही बील्ज़ेबब उससे सारा खून चूस लेती है, विकिर के सामने की एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें 3 स्लॉट्स बने हुए थे। उनमें से 2 स्लॉट खाली था और एक स्लॉट में एक B+ स्किल हैमरस हेलहाउंड थी। विकिर बोलता है, ये तो बील्ज़ेबब की यूनिक स्किल है। ऐसा कहा जाता है बील्ज़ेबब द ग्लूटनी फ्लाई दूसरों से उनकी स्किल को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्किल ले सकती है और ये जिनकी भी शरीर से उनकी स्किल को एब्जॉर्ब करती है उनकी बॉडी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन
मुझे लगता है मैं सिर्फ मैक्सिमम 3 ही स्किल चुरा सकता हूँ क्योंकि ये एक लाश है। हेल हाउंड हेमोरेज एक ऐसी स्किल जिससे सिर्फ छोटी सी खरोंच से भी काफी ज्यादा खून निकल सकता है। लेकिन रुको, अगर मैं स्किल चुरा सकता हूँ तो मुझे एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए। और वीकिर वहाँ जाता है जहाँ पे उसने सेबस को मारा था। वीकिर के वहाँ पहुँचते ही बीस वक्त तेजी से सेबस की लाश की ओर जाता है, उसका खून चूसने लगता है। वीकिर कहता है अरे भाई यार, तू इसे पूरा नहीं खा सकता बे। वीकिर कहता है अरे यार भाई, तू इसे पूरा नहीं खा सकता। अगर इसकी बॉडी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सही से कि मैंने इसे कैसे मारा था। कुछ देर बाद वीकिर बीस वक्त पे मारते हुए कहता है अबे भुक्खड़ रुक जा साले, कितना पीने वाला है तू। तभी वीकिर को 2 और स्किल इंसनरेट एक A+ और रैपिड रीजनरेशन एक F क्लास स्किल मिलती है। वीकिर कहते हैं रैपिड रीजनरेशन आखिर ये कहाँ से मिली? अबे साले, तूने उस लाश के नीचे छुपे बेचारे चूहे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सेबस से इंसनरेट स्किल मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को जिंदा जलाना मारने का सबसे भयानक तरीका है तो ये स्किल बहुत खतरनाक होने वाली है। प्रैक्टिकल एग्जाम में दिखाने के लिए मैंने अपना मॉन्स्टर तैयार कर ही लिया है, तो चलो जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता थोड़ा आराम किया जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के बाद जब वस्कर वैली के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद उनका एवोल्यूशन शुरू होता है और वो जो मॉन्स्टर की लाश पकड़ के लाते हैं उससे तलवार, ढाले और ब्रेसलेट बना के उन्हें वापस कर दिया जाता है। लेकिन उनमें से एक ने एक ऐसे मॉन्स्टर की लाश लाई थी जिसको देख के वहाँ मौजूद हर एक वस्कर वैली का बंदा चौंक जाता है। इसके बाद हमें हुगो दिखाया जाता है जो शॉक होकर पूछता है क्या 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 बोला तूने, एक बार फिर से बोल तो। बेरेमॉन बताता है यंग मास्टर वीकिर जो सिर्फ 8 साल के हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान गलती से अनएक्सप्लोर एरिया में चले गए थे और उन्होंने वहां पे एक A+ रैंक मॉन्स्टर सेबस का शिकार किया। हुगो बोल रहा है तो उसी हाई रैंक मॉन्स्टर सेबस की बात कर रहा है ना, जिससे हमारे गार्डियन नाइट तक की लड़ने में फटती है। बेरेमॉन बोलता है हाँ, और मैंने उसकी जांच भी की जिससे मुझे ये पता चला कि बारबेरियन ट्राइब वालों ने उसे पहले से जख्मी कर दिया था और उसे जहर भी दिया गया है। हुगो बोलता है अबे साले, ऐसा कौन सा जहर था जिसने सेबस को मार दिया, और इतना खतरनाक जहर वो साला पाया कहाँ से? बेरेमॉन बोलता है इस चीज के बारे में तो मुझे नहीं पता, मैंने यंग मास्टर से पूछने की कोशिश भी की थी लेकिन वो अपने रूम में चले गए ये बोलकर कि मैं बहुत थक गया हूँ। हुगो हंसते हुए बोलता है वो कमीना बहुत चालाक है। बेरेमॉन बोलता है कि सच बोलूं तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि इस तरह का टैलेंट एक वैन नाम वाले से आया है, ना कि रॉयल ब्लड लाइन वाले ला और ली से। हुगो बोलता है लगता है तू अभी तक मुझे नहीं समझ पाया, मैं उन पुराने क्लैन हेड्स की तरह नहीं हूँ। जब मैं अपने शिकारी कुत्तों को पाल रहा होता हूँ तो मैं ब्लड लाइन की चिंता नहीं करता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रॉयल ब्लड लाइन से हैं या नहीं, मैं सिर्फ उनके टैलेंट और जज्बे की ही कदर करता हूँ। और ये बात मैं उन कमजोर रॉयल ब्लड लाइन्स वालों के लिए भी कह रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेरीमारू? बेरेमॉन अपने मन में सोचता है शायद ये अपने उन दूसरे बेटे की बात कर रहे हैं और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए। हुगो कहता है चलो ठीक है, जाओ और उस छोकरे को बुला के लाओ। जब वीकिर वहाँ पे आता है तो हुगो उससे पूछता है मैंने सुना तूने सेबस का शिकार किया, आखिर तूने उसे मारा कैसे? वीकिर कहता है मैंने उसे चॉकलेट दिया था। हुगो कहता है चॉकलेट? वीकिर बोलता है हाँ, चॉकलेट डॉग टाइम मॉन्स्टर के लिए एक जहर का काम करती हैं। हुगो बोलता है अच्छा, तो इसीलिए तूने चॉकलेट मांगा था। उन दोनों की बात सुन के बेरेमॉन सोचता है ये लोग आते ही एक दूसरे सवाल जवाब करने लगे बिना हेलो बोले। क्या एक बाप बेटे ऐसे ही बात करते हैं? हुगो बोलता है मुझे पता चला जब बेरेमॉन ने तुझसे शिकार के बारे में पूछा था तूने उसे कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों? वीकिर बोलता है क्योंकि ये मेरा मास्टर नहीं है। हुगो बोलता है तो कौन है तेरा मास्टर? वीकिर बोलता है क्योंकि मैं इस क्लैन का मेंबर हूँ इसलिए क्लैन हेड ही मेरा मास्टर। हुगो बोलता है तू बहुत अच्छे से सीख रहा है बच्चे। हुगो बोलता है रिवार्ड के तौर पे उस मास्टर की लाश को मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उससे जो चाहो बनवा सकते हो, और क्योंकि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आए हो इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करूंगा। वीकिर सोच मैं इस चीज का कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार अब मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए था। और बोलता है मुझे 1000 टॉप बुक लाइब्रेरी में जाने की परमिशन चाहिए। ये सुनने के बाद हुगो और बेरेमॉन शॉक हो जाते। द 1000 बुक लाइब्रेरी ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जो बस्कर वैली क्लैन के मेन कैस्टल में मौजूद है और ये पूरे एम्पायर की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। हुगो बोलता है 1000 बुक लाइब्रेरी, तुझे पता ही है ना उस लाइब्रेरी में सिर्फ क्लैन हेड, वाइस क्लैन हेड और डायरेक्ट हाउस के ही मेंबर जा सकते हैं। वीकिर बोलता है अगर ये ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे नहीं चाहिए, और सोचता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे वहाँ चुप्पे से ही जाना होगा। हुगो कहता है तू अंदर जा सकता है। ये सुनने के बाद वीकिर हैरान हो जाता है। हुगो बोलता है मैं चाहता हूँ तुम 1000 बुक लाइब्रेरी में जाके बस्कर वैली क्लैन के 6th फ्लैंक पढ़ो जो 6th रेस्ट्रिकेटेड एरिया में है। वीकिर सोचता है बस्कर वैली स्वॉर्डशिप का 6th फ्लैंक। हुगो एक ऐसे बच्चे को ये पढ़ने के लिए अलाउ कर रहा है जो रॉयल ब्लड लाइन का मेंबर ही नहीं है। आज तक कोई भी बच्चा जिसके नाम के बीच में वैन है वो 4th फ्लैंक के ऊपर पढ़ ही नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, आखिरी में ये सिर्फ 6th फ्लैंक ही है। हुगो अभी 7th फ्लैंक पे है।
और मेरे रिग्रेस होने के पहले वो 9 फैंग तक पहुंच गया था। आज तक मैं उस चीज़ को नहीं भूला हूँ जो मुझे एक इलिजिमेट चाइल्ड होने के कारण मिला था। मैं अपनी इस लाइफ हुगो को सरपास करके ही रहूँगा, क्योंकि मुझे स्वॉर्डशिप का एक ऐसा स्क्रिप्चर मिलने वाला है जो बस्करवेरी क्लैन के ट्रू प्योर एसेंस को कैरी करता है। ये मेरे पास्ट लाइफ में काफ़ी दिन बाद खोजा गया था और इसको बस्करवेरी क्लैन के फर्स्ट हेड ने लिखा था, जिन्होंने 7 कैबिलिटीज में से एक को मारा था। और इस स्क्रिप्चर को मुझे देने वाले तुम होगे हुगो। हुगो बोलता है गुड लक, अच्छे से पढ़ना। विकिर बोलता है थैंक यू, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपने मन में सोचता है तुम्हें इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तुम मुझे क्या दे रहे हो हुगो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।